हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां अफगानिस्तान में हिंदू और सिख की जमीन वापस करेगा तालिबान, तो वहीं मोदी है भारत का चेहरा, देश का हुआ विकास। जी हां, अमेरिकी सांसद ने सीएए और केजरीवाल पर ज्ञान देने के बाद अब बदले सुर, भारत की और मोदी जी की जमकर तारीफ। तो वहीं बताएंगे ईद पर भी पाकिस्तान का रोना, दुनिया के मुसलमानों से की मांग, कहा जश्न में फलस्तीन और कश्मीर को ना भूल जाना। तो वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कराई देश की भारी बेइज्जती, कर दिया ये शर्मनाक काम। सारी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे, बस आप वीडियो अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि भारत अब वो पावर बन चुका है जिसको कोई आंख तक दिखा नहीं सकता। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां अफगानिस्तान में हिंदू और सिख की जमीन वापस करेगा तालिबान। भारत ने की इस बात की सराहना। जी हाल के कुछ वर्षों से अफगानिस्तान की सत्ता पर राज कर रहा तालिबान भारत के साथ संबंध सुधारने की दिशा में लगातार पहल कर रहा है। ताजा पहल के मुताबिक तालिबानी अधिकारियों ने अफगानिस्तान स्थित हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों को उनकी जमीन वापस करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पश्चिमी देशों के समर्थन वाली पिछली सरकार के दौरान इनसे इनकी जमीन छीन ली गई थी। इस मामले पर तालिबान के एक अधिकारी ने कहा, यह पहल अफगानिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले अन्याय को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में लंबे समय से हिंदू और सिख विस्थापित होते आ रहे हैं, वहां उन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया। भारतीय अधिकारी इस घटनाक्रम को भारत के प्रति तालिबान के सकारात्मक यानी पॉजिटिव संकेत के रूप में देखते हैं। हिंदू और सिख समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य नरेंद्र सिंह खालसा हाल ही में कनाडा से अफगानिस्तान लौटे हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी अफगानिस्तान के इस फैसले का वाकई में सराहना करते हैं तो अपनी राय अवश्य रखिएगा और मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, सीएए और केजरीवाल पर ज्ञान देने वाले अमेरिकी राजदूत के बदले सुर, कहा भविष्य देखना चाहते हो तो भारत आओ, मोदी है भारत का चेहरा, देश का हुआ है विकास। दरअसल सीएए और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भारत को लोकतंत्र का ज्ञान देने वाले अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी के सुर अब बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी राजदूत ने कहा कि भारत दुनिया के भविष्य को आकार देने में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भविष्य देखना चाहता है तो उसको भारत आना चाहिए। गारसेटी ने यह भी कहा कि अगर आप भविष्य को महसूस करना चाहते हैं या भविष्य पर काम करना चाहते हैं तो आपको भारत आना ही होगा। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए फख्र की बात है कि अमेरिकी राजदूत के रूप में वो हर दिन ऐसा कर रहे हैं। एरिक गारसेटी ने भारत और अमेरिका के बीच भागीदारी को अहम मानते हुए कहा कि उनका देश हिंदुस्तान के साथ भागीदारी को अहमियत देता है। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर सिखाने या ज्ञान देने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर सुनने और सीखने आए हैं। तो वहीं पर अमेरिकी सांसद ने भारत में 2014 से हुई आर्थिक प्रगति एवं विकासात्मक कार्यों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो भारत का चेहरा बन गए हैं। भारत का चेहरा नरेंद्र मोदी है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत होते देखा है। उन्होंने साथ ही कहा कि रशिया के साथ भारत के रक्षा संबंध भारत और अमेरिका के संबंधों के लिए एक चुनौती है। बहरहाल अभी हाल ही में इन्होंने सीएए और केजरीवाल पर भारत पर कटाक्ष किया था और कहीं ना कहीं निष्पक्ष फैसले की मांग की थी, लेकिन अब भारत के इंटरनल मैटर में इंटरवेंशन करने के बाद भारत ने जो जवाब दिया उसके बाद इनके सुर बदलते नजर आए हैं और अचानक से इन्होंने भारत की जमकर तारीफ की और पीएम मोदी की भी। अब ऐसे में आप क्या कहेंगे दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां पर पाकिस्तान ने भारत को दिया सबसे बड़ा झटका। संयुक्त राष्ट्र की लिस्ट में पछाड़ा, आखिर किसे मिला पहला स्थान। दरअसल पाकिस्तान ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र के हैप्पीनेस रिपोर्ट में बड़े अंतर से भारत को पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान को जहां इस हैप्पीनेस रिपोर्ट में 108वां स्थान मिला है, तो वहीं भारत इस सूची में 126वें स्थान पर है, जो काफी कम है। इस रैंकिंग को बुधवार को जारी किया गया। फिनलैंड को लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। फिनलैंड के बाद डेनमार्क, आइलैंड और स्वीडन है। इसके बाद इजराइल, नीदरलैंड, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। इस लिस्ट में अफगानिस्तान को सबसे खराब रैंकिंग 143 दी गई है, जो तालिबान राज आने के बाद से ही मानवीय संकट से जूझ रहा है। जी हाँ, ये रिपोर्ट पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से प्रकाशित हो रही है, लेकिन इसमें ऐसा पहली बार हो रहा है कि अमेरिका और जर्मनी 20 सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट में भी नहीं है। इस सर्वेक्षण में अमेरिका को जहां 23वां तो जर्मनी को 24वां स्थान मिला है। अब ऐसे में इस लिस्ट में पाकिस्तान ने भारत को पछाड़ा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? कहीं ना कहीं इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ये माना जा रहा है कि भारत की खुशी से ज्यादा खुशी पाकिस्तान में है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है दोस्तों? क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको अगली बड़ी खबर बता दें, जश्न में फलस्तीन और कश्मीर ना भूलें, ईद पर भी पाकिस्तान का रोना, दुनिया के मुसलमानों से की ये मांग। जी हां दोस्तों, सऊदी अरबिया और अन्य तमाम मुस्लिम देशों के साथ ही पाकिस्तान में भी बुधवार को ही ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर पाकिस्तान के नेताओं ने एक तरफ पूरे देश को ईद की बधाई दी, तो वहीं पूरी इस्लाम कौम का जिक्र करते हुए
फलस्तीन और कश्मीर का मुद्दा भी उठा दिया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ईद के मौके पर हमें जश्न के साथ ही उन 33,000 मुसलमान भाइयों को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने गाजा में जान गंवा दी। इसके अलावा अब भी लाखों लोग ईद पर वहां भुखमरी के शिकार हैं। जरदारी ने कहा कि हम संकल्प लेते हैं कि फलस्तीनी भाई बहनों के हम साथ हैं। जरदारी ने इस मौके पर कश्मीर का भी जिक्र किया और कहा कि हमारा उन लोगों को समर्थन है। उनके अलावा पीएम शहबाज शरीफ ने भी कश्मीर और फलस्तीन का जिक्र किया। शहबाज शरीफ ने कहा ईद के इस जश्न में फलस्तीन और कश्मीर अपने भाई बहनों को ना भूलें, हम उन्हें राहत मिलने की प्रार्थना करते हैं। इस मौके पर पाकिस्तान के नेताओं ने दुनिया के मुसलमानों से एकजुटता की अपील भी की। इसके अलावा फलस्तीन के लोगों पर जारी संकट से उन्हें निकालने की भी अपील की, यानी कि कुछ भी हो जाए कश्मीर मुद्दा ना छेड़े पाकिस्तान, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आप भी दोस्तों एक भारतीय होने के नाते कमेंट में कश्मीर हमारा था है और रहेगा जरूर कहिएगा। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के कठुआ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ जी, कहा यूपी में गुंडों को उल्टा लटकाकर मिर्ची का छौंक लगा देते हैं। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बुधवार को जम्मू कश्मीर के कठुआ में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। सीएम योगी ने यहां पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को इन लोगों ने लावारिस छोड़ दिया था, अब हमें पिछले 10 वर्षों के विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर के कठुआ भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए प्रचार करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कानून व्यवस्था के बारे में बताते हुए कहा कि यूपी में कोई गुंडागर्दी करता है तो उसको उल्टा लटका देते हैं, अगर कोई भी नहीं समझता है तो उसके नीचे से मिर्ची का छौंक लगा देते हैं। जी हाँ, तो वहीं आपको बताते हिंदू राष्ट्र बनाना है तो राजशाही को वापस लाना है। जी हाँ, नेपाल की सड़कों पर यह कहते हुए जमकर हो रहा है प्रोटेस्ट। बता दें नेपाल में राजशाही और हिंदू राष्ट्र की बहाली की मांग तेज हो गई और इसके साथ इसके समर्थन में काठमांडू में मंगलवार को जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी हुए। इस दौरान सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हो गई। दर्जनों राजशाही समर्थक प्रदर्शनकारी उस समय घायल हो गए जब वे एक प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गए और बैरिकेड्स तोड़ दिए। इसके बाद पुलिस को लाठी, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ गया। यह विरोध प्रदर्शन दक्षिणपंथी समर्थक राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी द्वारा बुलाया गया था। इसके हजारों कार्यकर्ता और राजशाही समर्थकों ने राजधानी में मार्च किया और राजशाही वापस लाओ, गणतंत्र को खत्म करो के नारे लगाए। जी हाँ, जिस सड़क को काठमांडू की लाइफलाइन कहा जाता है वो सड़क विरोध प्रदर्शन में उमड़ी लोगों की भीड़ के बाद पूरी तरह जाम हो गई। प्रदर्शनकारी नेपाल की प्रशासनिक राजधानी सिंह दरबार की तरफ बढ़ने लगे। स्थानीय अधिकारियों ने क्षेत्र में निषेधाज्ञा को और बढ़ा दिया है क्योंकि इन विरोध प्रदर्शनों की वजह से अक्सर झड़पें होती रहती है। वैसे में जिस प्रकार से नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है, क्या लगता है दोस्तों, क्या इस बार ये प्रोटेस्ट अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करके ही मानेगा? जो भी आपकी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। तो वहीं आपको बता दें केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कराई भारत देश की बेइज्जती, कर दिया यह शर्मनाक काम। दरअसल दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी यानी आप कार्यकर्ताओं देश की साख भी दांव पर लगाने से नहीं चूक रहे। देश का आंतरिक मामला होने के बावजूद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और आयरलैंड जैसे देशों में विरोध प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं ने इन देशों में स्थित भारतीय दूतावास के कार्यालय पर भी पहुंचकर वहां भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया। जबकि भारतीय दूतावास विदेशों में रह रहे भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को सुलझाने के उद्देश्य से होते हैं, मगर आप कार्यकर्ताओं ने सहानुभूति जुटाने के लिए देश के आंतरिक मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों का जबरन ध्यान खींचने और इस मामले में उन्हें हस्तक्षेप करने की उम्मीद से यह कृत्य किया कि उस देश के हुक्मरान उन चीजों को देखें और उस पर भारत पर बयान दे। जबकि भारत कभी नहीं चाहता कि भारत के इंटरनल मैटर में कोई विदेशी सरकार हस्तक्षेप करे। वैसे में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से भारतीय दूतावासों के पास जाकर इन देशों में प्रोटेस्ट करने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं इन्होंने ये दिखा दिया है कि उनके लिए भारत की इज्जत प्यारी नहीं है। जी हाँ, आपको याद होगा दोस्तों, इससे पहले अमेरिका, जर्मनी जैसे देश अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में हस्तक्षेप का प्रयास कर चुके हैं, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया था। इस पर दोस्तों इस शर्मनाक हरकत पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के शर्मनाक हरकत पर आपकी क्या राय होगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा, जिनको भारत की इज्जत प्यारी नहीं है। तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर भारत संग डील के बाद फ्रांस की लगी लॉटरी राफेल का दीवाना हुआ। अब रशिया का यह दोस्त देश खरीदेगा 12 जेट। जी हाँ, भारत में वायुसेना की ताकत कहे जाने वाला राफेल विमान एक और देश चाह रहा है। भारत के समझौते के बाद ग्रीस और क्रोएशिया राफेल खरीद चुके हैं। अब यूरोप का सर्बिया राफेल मल्टी रोल लड़ाकू विमानों को खरीदने से जुड़ा समझौता करने को तैयार है। देश के राष्ट्रपति ने मंगलवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि 12 जेट विमानों की खरीद के लिए ठोस समझौते किए गए हैं। अगर ऐसा होता है तो सर्बिया की नीति में एक बड़ा बदलाव होगा, जिसका रशिया के
साथ घनिष्ठ सैन्य संबंध है। पारंपरिक रूप से वो रशिया की ओर से बनाए गए हथियारों का इस्तेमाल करता रहा है। ये डील फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन के लिए भी अच्छी खबर होगी, जो अब तक भारत समेत 7 देशों को ये विमान भेज चुका है। पेरिस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान मंगलवार को बोलते हुए सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिफ ने कहा वो फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन राफेल लड़ाकू जेट की खरीद के संबंध में ठोस समझौते पर पहुंचे हैं। इससे पहले वुसिफ ने फ्रांसीसी रक्षा अधिकारी और डसॉल्ट के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। तो वहीं आपको बता दें, सीरिया में हमले की माफी नहीं देंगे। जी हां, ईरान के सुप्रीम लीडर ने खाई बदला लेने की कसम, निशाने पर इजराइल। दरअसल तेहरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खुमैनी ने सीरिया में ईरानी जनरलों की मौत का बदला लेने की कसम खाई है। बुधवार को उन्होंने इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है। मुसलमानों के पवित्र महीने रमजान के पूरे होने पर एक प्रार्थना समारोह में बोलते हुए उन्होंने सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हवाई हमले की निंदा की और इसे ईरानी क्षेत्र पर हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि हमारे वाणिज्य दूतावास पर यह ऐसा लग रहा है मानो उन्होंने हमारी ही धरती पर हमला किया हो। इसके पीछे जो ताकत जिम्मेदार है उनको इसके परिणाम भुगतने ही होंगे, निश्चित भुगतने होंगे। इस हमले का बदला जरूर लिया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें, ईरानी न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर सकता है इजराइल। जंग के हालात के बीच डराने वाली ये रिपोर्ट बता दें, लंदन के एक अरबी मीडिया हाउस ने खबर दी है कि दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हुए इजरायली हमले के बाद और तगड़ा अटैक होने वाला है। अब इजराइल कुछ दिनों में ईरान के परमाणु प्रोग्राम को निशाना बना सकता है। पिछले हफ्ते इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के 2 जनरल और कुछ अन्य सैन्य अफसर दमिश्क के दूतावास पर हुए इजरायली हमले में मारे गए थे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमेनी ने कहा कि इजराइल को हम करारा जवाब देंगे। अरबी भाषा में छपने वाले डिटीजन मीडिया संस्थान यानी एलाफ न्यूज ने यह खबर दी है कि अब इजराइल अपने फाइटर पायलट्स को ईरान के संवेदनशील साइट पर हमला करने की ट्रेनिंग दे रहा है, जिसमें तेहरान का परमाणु प्रोग्राम भी शामिल हो सकता है। जी हाँ, एक तरफ ईरान प्लान कर रहा है इजराइल पर हमला करने की, अब तक चेतावनी ही दिया है दोस्तों, अभी तक हमला नहीं किया ईरान ने। तो वहीं एक हमले के बाद अब तुरंत दूसरा हमला करने की तैयारी में इजराइल। जी हाँ, अब देखना ये होगा कि आने वाला समय क्या दिखलाता है। तो वहीं आपको बता दें, चीन बॉर्डर पीओके आर्टिकल 370 अयोध्या बाबरी मस्जिद। जी हाँ, एनसीईआरटी ने किताबों के इन विषयों पर कर दिए बड़े बदलाव। जी हाँ दोस्तों, आखिर क्यों लिया गया ये फैसला बता दें, एनसीईआरटी समय समय पर अपनी किताबों के सिलेबस और कंटेंट में बदलाव करता रहता है। एनसीईआरटी के लेटेस्ट सिलेबस में चीन सीमा आक्रमण पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किए गए हैं। इससे पहले भी एनसीईआरटी की इतिहास और पॉलिटिक्स की किताबों में कई चीजें हटाई और जोड़ी गई। आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए विभिन्न वर्गों के लिए एनसीईआरटी की कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान की बुक से चीन के साथ भारत की सीमा स्थिति का संदर्भ बदल दिया गया है। कॉन्टेम्पोरेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स किताब में अध्याय 2 में लिखित भारत चीन संबंध शीर्षक वाले पैराग्राफ के तहत मौजूदा कथन को बदल दिया गया है। दोस्तों, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 25 में हालांकि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर सैन्य संघर्ष ने उस आशा को धूमिल कर दिया लिखा हुआ था, जिसको बदलकर हालांकि भारतीय सीमा पर चीनी आक्रामकता ने उस आशा को धूमिल कर दिया गया है। एनसीईआरटी ने कहा कि चैप्टर के संदर्भ को मैच करने के लिए सेंटेंस बदला गया है। जी हाँ, तो वही काफी बदलाव किए गए हैं दोस्तों, जिनका करंट सिनारियो से लिंक नजर आ रहा है कि करंट सिनारियो को देखकर ये बदलाव किए गए हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है दोस्तों इन बदलाव पर? तो वहीं आपको बता दें, बीजेपी ने दुनिया की 25 पार्टियों को भेजा न्योता, लेकिन इन देशों को रखा लिस्ट से बाहर। जी हाँ, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर देश की राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज होने के आरोप के बीच हो रहे इस चुनाव पर दुनिया भर की नजर है कि अमेरिका, जर्मनी और यूएन ने भी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर टिप्पणियां की है। इसी बीच भारत की सत्तारूढ़ पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी ने 25 से अधिक वैश्विक पार्टियों को लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान को देखने के लिए बुलाया है। भाजपा के सूत्रों के मुताबिक इनमें से 13 पार्टियों ने भारत आने की पुष्टि की है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के कई देशों और कई दलों के नेता भाजपा के बुलावे पर आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान भारत आएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की दोनों पार्टियों सत्तारूढ़ डेमोक्रेट और विपक्षी रिपब्लिकन में से किसी को भी नहीं बुलाया गया है। अमेरिकी पार्टियों को नहीं बुलाए जाने पर बीजेपी के एक नेता ने अखबार से बात करते हुए कहा कि अमेरिकी पार्टियां एक तो अपने राष्ट्रपति चुनाव में व्यस्त है, इसके अलावा अमेरिकी पार्टियों का स्ट्रक्चर भारत या यूरोपीय देशों की पार्टियों की तरह नहीं है। अमेरिका में एक पार्टी कार्यकर्ता को अपनी पार्टी के अध्यक्ष तक का नाम पता नहीं हो सकता, क्योंकि वहां का सिस्टम केवल राष्ट्रपति या अमेरिकी कांग्रेस के कार्यालय को ही प्रमुख मानता है, और यही कारण बताया गया कि इन अमेरिकी पार्टियों को नहीं बुलाया गया। बहरहाल आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई में यही कारण होगा? जो भी लगता हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और आपके हिसाब से 2024 का परचम कौन लहराएगा, कौन सी पार्टी लहराएगी, आपके हिसाब से बताना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, संदेश खाली मामले की जांच करेगी सीबीआई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी को दी स्पेशल पावर। जी हां, कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली घटना की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसी के साथ पश्चिम बंगाल
बंगाल की राज्य सरकार को भी इस मामले में अपनी तरफ से हर सहयोग करने का निर्देश दिया है। आज हाईकोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को हर संभव सहायता देनी होगी। वहां के लोग अपनी शिकायतें सीधे सीबीआई को बता सकते हैं। सीबीआई को पोर्टल बनाने का निर्देश दिया गया है। अब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई संदेश खाली में जमीन हड़पने, रेप, कृषि भूमि को भेड़ी के नाम करने समेत सभी आरोपों की जांच करेगी। ये जांच कोर्ट की निगरानी में होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।